गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे बच्चे लोग, और ज्योग्राफी में क्या देख रहे थे? संसाधन पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसमें मैंने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव एवं अजैव। उसके बाद देखे थे समाप्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। उसके बाद स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद एक विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो अगले संसाधन की ओर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा भूमि एवं मृदा संसाधन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का भी क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भूमि क्या है। आज हम लोग भूमि पर डिस्कस करेंगे, भूमि कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी पर से भूमि की कमी हो रही है, यानी भूमि की ह्रास हो रही है। तो भूमि के ह्रास के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके उपाय के बारे में पढ़ेंगे कि भूमि के ह्रास के उपाय, जो ह्रास हो रहा है उसका उपाय क्या है। ये सारे चीज़ों का डिस्कस करेंगे। आज का एग्जाम, आज का जो आप क्लास है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि भूमि ह्रास के कारणों को लिखे एवं भूमि ह्रास के कारणों के उपाय को लिखे। तो आज आप लोग ध्यान से क्लास देखिएगा। चलिए बच्चे लोग, हम लोग देखते हैं भूमि एवं मृदा संसाधन। क्या देखेंगे? भूमि एवं मृदा संसाधन। इससे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सुनहरा ऑफर रेस क्लास की ओर से पूरे विषयों की तैयारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। चलिए बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन। आज संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे भूमि एवं मृदा संसाधन। क्या पढ़ेंगे? भूमि एवं मृदा संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भूमि एवं मृदा संसाधन। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भूमि क्या है। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण ना कहकर अगर इसको कह दिया जाए कि भूमि एक आधारभूत संसाधन है, तो ये बात भी सत्य होगा कि भूमि है तो हमारा जीवन है। हमारा ही नहीं, पृथ्वी जगत पर जो भी जीव जंतु जीवित हैं उसका मेन कारण क्या है? भूमि है। यानी भूमि एक कैसा संसाधन है? आधारभूत संसाधन है। समझ आ रहा है ना? मतलब उसके आधार पर हम लोग जीवित हैं, नहीं तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मानव कहता कि मैंने बहुत विकास कर लिया, मैंने इंस्टाग्राम बना दिया, गूगल बना दिया, रोबोट बना दिया, चंद्रमा पर चल गए हम लोग, लेकिन याद रखिएगा अगर भूमि नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग जितना भी विकास कर ले, लेकिन गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। यह बात ध्यान में रखिएगा। जो भोजन करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें उत्पादन होती है, वो सारे चीज़ कहाँ से उत्पादन होंगे? भूमि से होंगे। कहाँ से होंगे? भूमि से होंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखा जाए कि रोटी गूगल से नहीं डाउनलोड किया जा सकता है। आते हैं बच्चे लोग, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें सिखाएगी कि किस प्रकार भूमि को बचाया जाए। जिस प्रकार धीरे धीरे भूमि का क्या हो रहा है? ह्रास होते जा रहा है, भूमि की कमी होते जा रही है। अब बचाएंगे हम लोग। चलिए उपाय देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमि क्या है। पहले तो समझना बहुत जरूरी होगा कि भूमि आखिर कहते किसको हैं। तो आप लोग जानते होंगे भूमि किसे कहते हैं। भूमि पृथ्वी का वह ठोस भाग है। हम लोग को बता देता हूं मैं कि भूमि पृथ्वी का वो ठोस भाग है जो पानी से नहीं घिरा होता है, उसे भूमि कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में हमको समझना है, तो यही समझना होगा कि भूमि पृथ्वी का वह ठोस भाग है जहां पर पानी नहीं रहता है, उसे भूमि कहते हैं। जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग काम करते हैं, जहां हमारी सारी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूरा किया जाता है। जितने भी आवश्यकताएं हैं हम लोग कहाँ से पूरा करते हैं? भूमि से पूरा करते हैं। इसीलिए भूमि को मैं बोल देता हूँ कि भूमि एक आधारभूत संसाधन है।
तो आइए बच्चे लोग डिफिनेशन समझिए पहले। तो भूमि क्या है? क्या बच्चे लोग, भूमि क्या है? तो भूमि एक आधारभूत संसाधन है। कैसा संसाधन है बच्चे लोग? आधारभूत संसाधन है। चलिए, भूमि एक आधारभूत, भूमि क्या है? भूमि पृथ्वी का वह ठोस भाग है जो पानी से ढका नहीं होता है, या वही स्थान है जहां हम रहते हैं और काम करते हैं, या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। उनके वस्तुओं का क्या है? स्रोत है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती है? भूमि से प्राप्त होती है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भूमि क्या है। भूमि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जिस प्रकार हवा हमारे जीवन के लिए आधारभूत संसाधन है, जल हमारे जीवन के लिए आधारभूत संसाधन है, उसके बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते। हम ही नहीं, पूरी पृथ्वी जगत पर जितने जीव जंतु हैं, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार भूमि भी हमारे जीवन के लिए एक आधारभूत संसाधन है, ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आते हैं बच्चे लोग कि भूमि पूरे पूरे विश्व में 7 महादेश है, और 7 महादेश के पास खाली सिर्फ भूमि होगा। अब बाकी क्या है? जल है। जितने भी नीले दिख रहे हैं सब क्या है? जल है। मैंने बताया था कि किसने कहा था कि पृथ्वी चारों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है। किससे घिरा है? जल से घिरा है। मैंने बताया था हेकेटियस साहब, किसके बारे में बताया था? हेकेटियस साहब सब प्रथम बताए थे कि जो हमारा पृथ्वी है ना, वो चारों तरफ किससे घिरा है? जल से घिरा है। 7 महादेश जहां भूमि है, तो समझ लेते हैं पहले महादेश किसे कहते हैं। जहां हम लोग रहते हैं, है ना, तो कई, एक महादेश में कई देश रहते हैं, तो महादेशों की संख्या कितने हैं? 7। याद रखिएगा। देखिए एकदम सिंपल है। देखिए ये कौन है? एशिया। ये जो पूरा दिख रहा है, ये सब पारा के पूरा क्या है? एशिया है। एशिया यूरोप सटा हुआ है। यहीं पर कौन है? यूरोप है। यानी याद कर सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों क्या है? सटा हुआ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये तो अफ्रीका वह महादेश है जहां मानव जाति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यानी मानव जाति सर्वप्रथम कहाँ आते हैं? अफ्रीका महादेश में आते हैं। या अफ्रीका का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि अफ्रीका में मानव की तो उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, लेकिन अभी सबसे पिछड़ा महादेश कौन है? अफ्रीका महादेश है। यहाँ अभी भी बहुत सारे गरीब देश हैं जो खाने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं, या इनका जीवन क्या बहुत पीछे है। चलिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका याद हो गया होगा 3 गो। देखिए तीनों याद कर लीजिए, एकदम सिंपल है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये जो ऊपर देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, जो नीचे देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशा में ज्योग्राफी में होता क्या, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय, मैंने शुरुआत में बताया था। तो जो ज्योग्राफी में हमेशा जो ऊपर होता है उसको उत्तर कहते हैं, नीचे होता है उसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। इसीलिए देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जो ऊपर है उसको उत्तरी अमेरिका, जो नीचे है उसको दक्षिणी अमेरिका। 3 तो कितना हो गया? 5। ये जो देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। 6 जो ये देख रहे हैं बर्फ का ढेरा है, वो कौन है? अंटार्कटिका। यानी महादेशों की संख्या कितने हैं? 7। लेकिन पूछा जाएगा किस महादेश पर मानव नहीं रहते हैं, तो अंटार्कटिका महादेश पर मानव नहीं रह जाता। अंटार्कटिका महादेश पर मानव नहीं रहते हैं। तो महादेश जो है 7, उसमें एक महादेश पर मानव नहीं रहता। तो कितने महादेश पर मानव रहते हैं? 6 पर। चलिए एक बार और हमारे साथ बोल दीजिएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। यानी महादेशों की संख्या कितने हैं? 7 हैं। तो भूमि कहाँ होंगे? 7 महादेश पर होंगे। समझाया? तो पहले समझे भूमि क्या है, उसके बाद हम लोग देखें महादेशों की संख्या कितने हैं? 7 है। थोड़ा दिशा का भी ज्ञान हम लोग कर लिए। चलिए, बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो दिशा का ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं कि विश्व में कृषि योग्य भूमि जो विश्व में है, यानी भूमि तो है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या सभी भूमि पर कृषि किए जाते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार विश्व में सभी भूमि पर तो कृषि नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भूमि पर ही घर है, सड़क है, मंदिर है, मस्जिद है, पर्वत है, पठार है, बहुत सारे भूमि पर ही है। अब आते हैं कि हमारे जो विश्व में कृषि योग्य भूमि है जो लगभग 137 करोड़ हेक्टेयर है, विश्व की बात कर रहे हैं, यानी पूरे विश्व में कृषि करने योग्य भूमि कितने हैं? 137 करोड़ हेक्टेयर। 10 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में कृषि
करने योग्य भूमि कितने हैं, तो 137 करोड़ हेक्टेयर। ये लिए यह बात याद कर लीजिएगा। कितना बचे लोग, 137 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस देश के पास सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है, फिर भारत का स्थान कैमा आता है। तो देखते हैं कि सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास होता है ना। है तो सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि जो आप ये वाला देख रहे हैं, रूस, जो यहाँ तक फैला हुआ कौन है, रूस। रूस बहुत बड़ा देश है, देख रहे हैं कितना फैला हुआ, ये कौन है, रूस। कौन है, रूस। रूस के पास सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। अगर हम 137 करोड़ हेक्टेयर को क्या मान लें, 100% मान लें, तो रूस के पास सिर्फ अकेला 16.5% कृषि योग्य भूमि है। याद रखिएगा, रूस के पास कितना कृषि योग्य भूमि है, 16.5%। फिर कौन आता, अमेरिका आता है। कौन आता, अमेरिका कहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अमेरिका यहाँ ही नहीं है, यहाँ भी है। कौन है, यहाँ भी कौन है, अमेरिका है, जो रूस से कीना गया था। यहाँ भी पीला, यहाँ पर भी पीला, रूस का कुछ भाग इधर भी है, इसमें नहीं दिखाया गया। तो सेकेंड नंबर पर कृषि योग्य भूमि किसके पास है, अमेरिका के पास, जो कितना परसेंट है, 13% है। कितना परसेंट है, 13% है। उसके बाद भूमि अधिक है चीन के पास। देखिए यहाँ पर ही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चीन के यहाँ तक फैला हुआ है ऐसे ऐसे करके। तो चीन का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन कृषि योग्य भूमि भारत से कम है। इसका कारण क्या है, आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर भूमि अधिक है तो कृषि योग्य भूमि कम कैसे है। क्योंकि चीन का अधिकतर इलाका पर्वतीय है, पठारीय है, मैदानी भाग नहीं है, इसीलिए चीन का क्षेत्रफल तो अधिक है, लेकिन कृषि योग्य भूमि भारत से कम है। क्या है, भारत से कम है। अब भारत में जो मैदानी भाग है वो अधिक है, इसलिए भारत थर्ड नंबर पर कौन आएगा, भारत। तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है, 11.9%। कितना परसेंट, 11.9, यानी 11.9% भूमि किसके पास है, भारत के पास है। अब आते हैं चीन के पास कितना भूमि है, तो चीन के पास है 7.3%। कितना परसेंट, 7.3%। यानी हम लोग समझे, ये देखिए ये चीन है, ये चीन के अधिकतर भाग क्या है, पर्वत पठारीय भाग है, इसलिए इसके पास क्या है, मैदानी भाग कम होने के कारण यहाँ पर क्या है, कृषि योग्य भूमि कम है। भारत में समतल भाग क्या है, इस भारत का क्षेत्रफल कम है। देखिए आप ही लोग देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम है, लेकिन फिर भी कृषि योग्य भूमि हम क्या बताएं, अधिक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि भारत में समतलीय भाग अधिक है और चीन में जो भाग है वो पर्वत पठार से क्या है, घिरे हुए हैं, इसलिए इसका भाग क्या है, कम है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने समझा कि कृषि क्या है, मैंने क्या समझा कि मैंने समझा भूमि क्या है। तो भूमि उस कठोर भाग को कहते हैं जो पानी से ढका नहीं होता है। अब यह वही स्थान है जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं और हमारी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूरा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि पूरे विश्व में भूमि तो है, लेकिन कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो पूरे विश्व में एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूरे विश्व में कितने कृषि योग्य भूमि है, 137 करोड़ हेक्टेयर। मैंने 137 करोड़ हेक्टेयर को अगर 100% माना तो पूरे विश्व में सबसे अधिक भूमि किसके पास है, रूस के पास है। कितना है बच्चे, 16.5%। सेकेंड नंबर पर कौन आता है, अमेरिका आता है। अमेरिका पास कितना है, 13%। उसके बाद थर्ड में कौन आता है, अपना भारत आता है। कितना परसेंट, 11.9%। और चौथा नंबर पर कौन आता है, चीन आता है, जिसके पास कितना कृषि योग्य भूमि है, 7.3%। लेकिन दुर्भाग्य के बात है भारत के लिए कि भूमि चीन के पास कृषि योग कम है, लेकिन उत्पादन क्या करता है, हमसे अधिक करता है। इसका कारण क्या है, उसके पास तकनीकी रूप से क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, ड्रिप सिंचाई किया जाता है, बहुत ऐसे सिंचाई का प्रयोग किया जाता है और तकनीक के माध्यम से, नए नए बीजों के माध्यम से यहाँ कृषि किया जाता है। इसलिए कृषि अधिक कौन कर लेता है, चीन कर लेता है। और भूमि हमारे पास अधिक है, लेकिन कृषि हम लोग अधिक नहीं कर पाते हैं। आशा करता हूँ यह स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चे लोग। जिस प्रकार मैंने समझा था हम लोग कि पूरे विश्व में कितने कृषि योग्य भूमि है और किस देश के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, इसी प्रकार हम लोग समझते हैं अब कि भारत में किस राज्य के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है और भारत के पास कितने भूमि है। ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चे लोग भारत की भू आकृति के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं, भारत की भू आकृतियों के बारे में समझ लेता हूँ मैं।
क्या समझते हैं? भारत की भू आकृति के बारे में समझते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लमसम बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत की जो भू आकृति है, तो मैदानी क्षेत्र क्या है? एक तो मैदानी क्षेत्र है, मैदान है। दूसरा में क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तीसरा में क्या है? पठार है। क्या है? पठार है। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मैदानी भाग हैं? 43% क्या है? मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद 30% क्या है? पर्वत क्षेत्र है। उसके बाद जो 27% क्या है? पठारी भाग है। कैसा है? पठारी भाग है। तो अब समझना होगा कि पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। जो ऊपर जाकर क्या होता है, ऊपर जाके स्लैट के रूप में, एकदम समतल के रूप में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और जो नोकीला होता है, ऊपर जाके क्या होता है? नोकीला हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब पठार की ऊंचाई कम होती है, पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है। लेकिन कुछ ऐसे पठार भी हैं जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, जैसे तिब्बत का पठार, उसकी ऊंचाई क्या बहुत अधिक है। भारत की दुनिया की सबसे ऊंची पठार है, क्या ना? तिब्बत की पठार है। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। भारत की भू आकृति के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या किया जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि मैदानी भाग कितना है? तो 43%। पर्वत कितना है? 30%। और पठार कितना है? 27% है। अब हम लोग आते हैं बच्चे लोग, समझते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है। भारत का क्षेत्रफल कितना बच्चे लोग? आप लोग जानते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर। कितना बच्चे लोग? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो क्या सभी भूमि पर कृषि योग्य भूमि है? क्या सभी भूमि पर कृषि की कार्य होती है? तो नहीं। तो सभी भूमि पर कृषि कार्य नहीं होती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है कि भारत के कितने भूमि पर कृषि योग्य भूमि है। तो भारत में बता देता हूँ, भारत में कृषि योग्य भूमि, क्या बच्चे लोग? कृषि योग्य भूमि कितना है? तो अगर पूरे भूमि को 100% मान लिए तो कृषि योग्य भूमि है 48.83% भूमि क्या है? कृषि योग्य भूमि है। लेकिन कृषि कार्य कितने लोग कर रहे हैं? कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं? तो कृषि कार्य में आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की आधा से अधिक लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 53.83% लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे, अगर गांव में धान जब रोपाई की जाती है तो पूरे गांव को रोजगार मिल जाता है, समझा? तो महिला लोग तक भी क्या करने लगती है? रोजगार शुरू कर देती है। इसी प्रकार कृषि कार्य तो रोजगार बहुत अधिक देता है, लेकिन उससे आने वाली जो आय है बहुत ही कम है। आने कहा जाए तो राष्ट्रीय आय, क्या बच्चे लोग? तो राष्ट्रीय आय मात्र 13.7% ही कृषि से प्राप्त होता है। ये तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले मैंने बताया भारत की भू आकृतियों के बारे में बताया, तो मैदानी भाग कितना है? 43%। पर्वत कितना है? 30%। पठार कितना है? 27%। उसके बाद मैंने समझा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कृषि योग्य भूमि कितनी है? 48.83% है। लेकिन कृषि कार्य कितने लोग कर रहे हैं? 53.83% कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है कृषि का? तो बहुत ही कम है, मात्र 13.7% ही है। यानी भारत सरकार को अगर 100 रुपया प्राप्त होता है तो कृषि से कितना प्राप्त होता है? मात्र 13 रुपया प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि किस राज्य के पास अधिक है। समझ आया? अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। क्या दिख रहा होगा? मध्य प्रदेश। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्या थे? साथ था। तो अब दोनों मिलकर कृषि हो, देखो दोनों का भूमि अधिक है, लेकिन जितना भूमि है उसका मात्र 60% ही कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? 60% ही कृषि कार्य करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड भी क्या था? साथ में था। तो ये दोनों जो जितने इसके पास भूमि है उसका 59% यहाँ कृषि कार्य होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा इसके पास भूमि बहुत कम है, लेकिन जितने भूमि है उसका 80% इन लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। वो भी नई तकनीक के माध्यम से, नए नए बीजों के माध्यम से, जिसके कारण कृषि में बहुत आगे है। पंजाब हरियाणा कृषि में बहुत ही आगे है। भूमि कम है लेकिन कृषि कार्य अधिक भूमि कम है लेकिन कृषि
करने योग्य भूमि इन लोगों के पास क्या है, अधिक है। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। भारत की भू आकृति, अब भारत के किस राज्यों के पास कितना कृषि योग्य भूमि है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चे लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो भारत के भूमि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में 5 नंबर का बनता है कि पूछेगा कि भारत के भूमि के प्रकार का वर्णन करे या भारत के भूमि के जो प्रकार है उस पर क्या करे, टिप्पणी करे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। आया भूमि का प्रकार, तो भूमि के प्रकार मुख्यतः 5 भागों में, कितने भागों में बांटे, 5 भागों में बांटे। पहला है वन क्षेत्र भूमि, दूसरा नवीन बोई भूमि, तीसरा परती भूमि और चौथा परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि, और जो सबसे लास्ट में है अकृषि भूमि, 5 नंबर में पूछता है। इसलिए आपको इसको और डिटेल से लिखना होगा कि वन क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं, नवीन बोई भूमि किसे कहते हैं, परती भूमि किसे कहते हैं और परती भूमि के अतिरिक्त भूमि किसे कहते हैं, ये सारी जानकारियाँ चलिए आगे लेते हैं हम लोग। चलिए पहला समझते हैं बच्चे लोग कि वन क्षेत्र भूमि बहुत सिंपल है, वैसा भूमि जहाँ क्या हो, वन हो, उसे वन क्षेत्र भूमि कहते हैं। क्या बच्चे लोग, क्या लिखेंगे, वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर क्या हो, जिस पर वन हो उसे क्या कहेंगे, वन क्षेत्र भूमि कहेंगे। जिस पर क्या हो, वन हो, उसे क्या कहेंगे, वन क्षेत्र भूमि कहेंगे। अब आता है कि नवीन बोई भूमि क्या है, तो मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद मैं लिख दूंगा कि नवीन बोई भूमि, हम जो जिस भूमि का प्रयोग करते हैं कृषि कार्य करने के लिए, वो अधिकतर भूमि कैसी होती है, तो नवीन बोई भूमि होती है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा भूमि, क्या लिखेंगे, वैसा भूमि जिस पर एक साल में एक से अधिक फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नवीन बोई भूमि कहते हैं। बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, वैसा भूमि जिस पर एक साल में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, वैसी भूमि को क्या कहते हैं, नवीन बोई भूमि कहते हैं। हमारे पास जो भूमि होता है कृषि कार्य करने के लिए, कैसा भूमि होता है, नवीन बोई भूमि होता है। चलिए बच्चों लोग लिखेंगे, कैसा, क्या लिखेंगे, वैसा भूमि जिस पर, क्या बच्चे लोग, जिस पर एक साल में एक से अधिक फसल उगाई जाती हो, एक से अधिक फसल उगाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, नवीन बोई भूमि कहते हैं। अब आता है परती भूमि। क्या बच्चे लोग, परती भूमि, परती भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला तो है वर्तमान परती भूमि, पहला कौन है, वर्तमान परती भूमि, और दूसरा है पुरातन, क्या, पुरातन भूमि। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना तो पड़ेगा ही, तभी 5 नंबर मिलेंगे। चलिए बच्चे लोग, क्या है, परती भूमि को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक तो वर्तमान परती भूमि और दूसरा पुरातन परती भूमि। तो समझते हैं कि वर्तमान जो परती भूमि है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान परती भूमि को क्या कहेंगे, वैसा भूमि जिस पर, क्या बच्चे लोग, वैसा भूमि जिस पर एक साल या उससे कम समय तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो उसे क्या कहेंगे, वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। फिर आता है कि पुरातन प्रतिभूमि, मैं बाद में लिख दूंगा, पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं, यानी वैसा भूमि जिस पर 1 साल से अधिक एवं 5 साल से कम तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो उसे क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि। क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि। समझ में आ गया होगा कि वर्तमान प्रतिभूमि क्या है और पुरातन प्रतिभूमि क्या है। मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे वर्तमान में, कि वैसा भूमि, क्या लिखेंगे, वैसा भूमि जिस पर, क्या लोग बच्चे लोग, जिस पर 1 साल या 1 साल या 1 साल से कम, 1 साल या उससे कम समय तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो, नहीं उगाई गई हो उसे क्या कहेंगे,
वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। तो पुरातन किसे कहेंगे? वैसा भूमि जिस पर 5 साल या 5 साल से कम समय तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो। क्या लिखेंगे? वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर 1 साल से अधिक, क्या बच्चे लोग, 1 साल से अधिक या 5 साल से कम समय तक, कम समय तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो, नहीं उगाई गई हो, उसे क्या कहते हैं? पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। आप लोग समझ में आया होगा कि वन क्षेत्र भूमि क्या है, नवीन बोई भूमि क्या है और प्रतिभूमि क्या है। अब आता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि। कुछ ऐसे भी भूमि है पृथ्वी पर जो प्रतिभूमि तो है ही, लेकिन कुछ अतिरिक्त उसके भूमि है जिसको नहीं कभी जोते जाते हैं। जैसे में चारागाह, जैसे में जहाँ वृक्ष रोपण किया जाता है, ये सब भूमि नहीं जोते जाते हैं। भारत में तो चारागाह कम मिलते हैं। जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में चले जाएंगे तो बहुत सारे चारागाह मिलते हैं जानवरों को चरने के लिए। तो चारागाह की जो भूमि होती है उसे जोती नहीं जाती है। जो लास्ट है अकृषि भूमि, क्या बच्चे लोग? अकृषि भूमि, जहाँ कृषि कार्य नहीं होता। अकृषि भूमि जैसे अकृषि भूमि किसे कहते हैं? जो खेती योग नहीं होता है। जैसे में थार रेगिस्तान की जो भूमि है, क्या अकृषि भूमि है और खेती लायक नहीं है। जहाँ हम लोग कल कारखाने लगा दिए हैं वो कैसी भूमि है? अकृषि भूमि है। जहाँ हम लोग घर बना दिए हैं वो कैसी भूमि है? अकृषि भूमि है। जहाँ सड़क का निर्माण हो गया वो भूमि कैसा हो गया? अकृषि भूमि हो गया। तो भूमि के प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर हम इतना लिख देते हैं, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको पक्का 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि भूमि के प्रकार, पहले हम लोग समझे भूमि क्या है, उसके बाद हम लोग क्या समझे? भूमि के प्रकार समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भूमि ह्रास और भूमि निम्नीकरण, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो भूमि ह्रास क्या है और भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि ह्रास के कारण धीरे धीरे पृथ्वी से भूमि की मात्रा क्या होते जा रही है? घटते जा रही है। भूमि ह्रास भूमि ह्रास को रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में भूमि की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। आप लोग को पता होगा कि पूरे पृथ्वी में 70% क्या है? जल है। 70% क्या है? जल है। तो भूमि कितना है? मात्र 29% है। उसमें भी भूमि का धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? ह्रास होते जा रहा है। तो भूमि ह्रास बहुत ही चिंताजनक बात है। तो पहले समझते हैं कि भूमि ह्रास क्या है और भूमि निम्नीकरण क्या है। दोनों एक ही जैसा होता है। अब आते हैं भूमि ह्रास। भूमि का कमी होना ही क्या कहलाएगा? भूमि ह्रास कहलाएगा। लेकिन भूमि का निम्नीकरण क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता में कमी होना। किसमें कमी होना? उसकी गुण में कमी आना क्या कहलाएगा? भूमि निम्नीकरण कहलाएगा। बहुत सिंपल है। भूमि में कमी होना क्या कहलाता है? भूमि ह्रास कहलाता है। और भूमि निम्नीकरण क्या? भूमि के गुणवत्ता में कमी आना ही भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। जैसे में आप लोग समझ में आया होगा कि जैसे में एक उदाहरण लेता हूँ। आप लोग गुपचुप बहुत खाते हैं, गुपचुप का उदाहरण लेता हूँ। पहले 1 रुपया में कितने गुपचुप मिलते थे? 4 या 3 मिलते थे। अब 1 रुपया में कितने मिलते हैं? 1 मिलते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? गुपचुप का ह्रास कहेंगे। मतलब क्या हुआ? उसकी मात्रा क्या हो गया? घट गया। क्या हुआ? घट गया। लेकिन निम्नीकरण किसे कहते हैं? कि गुपचुप के गुणवत्ता में कमी आना। पहले बड़ा था, अब क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो क्या हो गया? उसकी गुणवत्ता में कमी हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? भूमि का निम्नीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? भूमि का निम्नीकरण कहलाएगा। अब तो समझ में आया होगा, है ना? आप लोग गुपचुप भी बहुत खाते हैं। यहाँ तो समझ में आएगा कि भूमि का ह्रास क्या है और भूमि का निम्नीकरण क्या है। मैंने बताया था कि भूमि का ह्रास मानव जाति के लिए क्या है? चिंता का विषय है। भूमि का ह्रास जितना अधिक होगा, मानव धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? विलुप्त होते जाएंगे पृथ्वी पर। तो मैं अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि भूमि ह्रास के कारणों को लिखे, जो एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल, एकदम एक बार में क्या करा देंगे? याद करा देंगे आप लोगों को। चलिए अगला समझते हैं हम लोग। क्या? कि भूमि ह्रास के कारणों को लिखे कि किस प्रकार धीरे धीरे भूमि का क्या हो रहे हैं? ह्रास हो रहे हैं। तो भूमि ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है हमारे हिसाब से, अगर आप एक कारण याद कर लिए तो आपका एग्जाम में 5 नंबर बन गया।
बस सिर्फ एक ही कारण याद रखना है, बाकी सारे कारण ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। भूमि ह्रास का मात्र एक ही कारण है, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो। जो नारा सरकार लगाया था उस नारे का विरोध किए हम लोग, वही कारण है भूमि ह्रास का। अब क्या होता है उस नारा का उल्टा, हम दो हमारे गिन लो। नहीं रे, क्या होता है, हम दो हमारे गिन लो। बस भूमि ह्रास का कारण भी क्या बनता है, यही बनता है। तो हम लोग समझते हैं भूमि ह्रास का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या। आप भी याद रखिएगा, सिर्फ जनसंख्या याद रखिएगा और पांचों कारण उसी से मिल जाएंगे। तो भूमि ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होना। जैसी जनसंख्या में वृद्धि होगा, आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति भूमि की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आपको पता होगा, जैसे आपके पिता के पास, मैं उदाहरण देता हूं, आपके पिता के पास कितने खेत है, मानो कि 10 कट्ठा खेत है ना, और 2 भाई है, तो अगला बार क्या होगा 5-5 कट्ठा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भूमि की कमी हो रहा है। अब 5-5 कट्ठा हम क्या करेंगे, अब जैसे एक घर में हम लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोग 4 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं। जैसे ही हम लोग बंटवारा करेंगे तो सभी भाई अलग अलग घर बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे अलग अलग घर, भूमि पर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, भूमि पर बनाएंगे। तो भूमि का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। भूमि का क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रति व्यक्ति भूमि की कमी हो जाएगा। घर एवं भवनों का निर्माण होना भी क्या है, भूमि का कमी होना। कृषि योग्य भूमि पर हम लोग क्या बना देते हैं, घर का निर्माण कर देते हैं, समझाया। उसके बाद कल कारखानों की स्थापना करना। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति भूमि कम होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो घर एवं भवनों का निर्माण भी अधिक होगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जरूरत भी बढ़ेगा, तो फैक्ट्री का निर्माण भी अधिक होगा। देख लीजिए, सब जनसंख्या के कारण ही हो रहा है। ये सारा चीज किसके कारण हो रहा है, जनसंख्या के कारण हो रहा है। जैसी जनसंख्या बढ़ गई तो जरूरत भी बढ़ गया। जैसी जरूरत बढ़ गया तो कल कारखानों की स्थापना भी होना शुरू हो गया। तो कल कारखानों की स्थापना भी कहाँ करेंगे, भूमि पर करेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि की मात्रा क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। अब एक बहुत बड़ा कारण है जल जमाव का कारण। किसके कारण, जल जमाव के कारण भी कृषि योग्य भूमि क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। आप लोग देखे होंगे कि सड़क के किनारे जल जमा हो जाते हैं, जल निकासी के लिए क्या है, सुविधा नहीं है, जिसके कारण जल क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। वहाँ की भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। इसके कारण कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण है अधिक सिंचाई करना। क्या होगा, अधिक सिंचाई करना। आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस राज्य में अधिक सिंचाई के कारण भूमि ह्रास हो रहे हैं। तो किस राज्य में हो रहा है, पंजाब में। तो पंजाब में भूमि ह्रास के कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पंजाब में भूमि ह्रास का कारण क्या है, तो क्या लिखिएगा, अधिक सिंचाई के कारण। भूमि ह्रास के कारणों के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसमें मात्र एक चीज याद रखना, मात्र एक पॉइंट याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति जमीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो घरों और भवनों का निर्माण होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो जरूरत भी बढ़ेगा, तो कल कारखानों की स्थापना होगी। जनसंख्या बढ़ेगा तो जल का प्रयोग भी अधिक करेगा, जिसके कारण जल जमाव भी होगा। क्या होगा, जल जमाव होगा। और जनसंख्या बढ़ेगा तो फसल की आवश्यकता अधिक होगी, तो सिंचाई भी किसान क्या करेंगे, अधिक करेंगे। यानी सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या है। यानी अगर आप जनसंख्या को याद है यह क्वेश्चन में, तो यह क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा, आपको एग्जाम में आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। भूमि ह्रास का सबसे मेन कारण क्या है, जनसंख्या का वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति भूमि कम होना, घर एवं भवनों का निर्माण करना, कारखानों की स्थापना होना, जल जमाव करना और अधिक सिंचाई करना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भूमि ह्रास के उपाय को लिखे। क्या आएगा, भूमि ह्रास के उपाय को लिखे या भूमि ह्रास के उपाय को बताएं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कारण था उसको ठीक कर लेंगे। जो कारण था उसको अगर ठीक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका उपाय हो जाएगा। तो आगे आते हैं हम लोग, भूमि ह्रास के उपाय को लिखे, है ना, भूमि ह्रास के उपाय को बताएं। अब आता है जो भूमि क्षय है, भूमि ह्रास को रोकने के लिए उपाय। तो मैंने बताया था कि भूमि ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो अब क्या करेंगे, जनसंख्या को रोक देंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे। तो पहला कारण क्या होगा, जनसंख्या का
नियंत्रण करना। दूसरा कारण है जैसी जनसंख्या कमेगा जरूरत भी कम जाएगी, तो जैसी जरूरत कम जाएगी तो कल कारखानों का जो निर्माण है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि कल कारखानों का निर्माण कहाँ करेंगे, बंजर एवं व्यर्थ भूमि पर करना चाहिए, है ना। कल कारखानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, बंजर एवं व्यर्थ भूमि पर करना चाहिए, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि भूमि क्षय को रोक सकते हैं, भूमि ह्रास को रोक सकते हैं। जल जमाव को क्या करेंगे, दूर करके, जो जल जम गया है वहां से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। उसके बाद कम सिंचाई करके, खेत में कम सिंचाई करके, ये क्वेश्चन बना हुआ, आप लोग एकदम 100% याद करके रखिएगा कि पंजाब में कृषि ह्रास, भूमि ह्रास का कारण क्या है, तो क्या है, अधिक सिंचाई। उसके बाद सीढ़ी नुमा खेती करके, बाद में मैं डिटेल से बताऊंगा कि सीढ़ी नुमा खेती क्या है। मैं अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। पहाड़ों की जो भूमि है, पहाड़ों पर जो भूमि है वो क्या है, कृषि योग्य नहीं है, लेकिन जब सीढ़ी नुमा कर दिया जाए ये कृषि योग्य हो जाता है, ये कृषि योग्य हो जाता है। ऐसे सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। अगर ऐसा भूमि को उपयोग किया जाए तो भूमि की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। एक और सबसे लास्ट कारण है जो बहुत बड़ा कारण है, रेगिस्तान के चारों ओर झाड़ी लगाकर। आप लोग कहिएगा कि झाड़ी लगाने से भूमि को कैसे बचा सकते हैं, ह्रास से बचा सकते हैं बच्चे लोग। भारत में बहुत तेजी मात्रा से, खासकर राजस्थान में दिनों दिन भूमि की मात्रा कम होते जा रही है। उसका कारण यही है, राजस्थान से जो चलने वाली हवा है अपने साथ बालू लाती है और कृषि योग्य भूमि में गिरा देती है, जिसके कारण हर एक साल किसानों की बहुत सारे भूमि क्या हो जाते हैं, अकृषय हो जाते हैं, मतलब कृषि योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माने क्या होता है, यहाँ तक मानिए थार रेगिस्तान है, यहाँ तक रेगिस्तान है, अब यहाँ से हवा, यहाँ तक मानिए कृषि योग्य भूमि है ये सब। अब क्या होता है, यहाँ से चलने वाली हवा बालू लाती है, यहाँ पर बिछा देती है, तो ये भूमि भी क्या हो जाता है, कृषि योग्य नहीं रह जाती, ये भूमि भी क्या हो जाती है, बंजर भूमि। यानी हर एक साल बंजरों भूमि की मात्रा क्या होते जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इससे भी जो भूमि ह्रास है ऐसा भी हम लोग रोक सकते हैं। इसके बगल में जो रेगिस्तान है उसके बगल में क्या लगा देंगे, झाड़ियाँ लगा देंगे, जिसके कारण आने वाली क्या है, बालू की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम होगी, और जो हवा के साथ है वो क्या झाड़ियों में टकरा जाके यहाँ पर रह जाएगी। तो अब हम लोग समझे कि भूमि ह्रास क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि ह्रास के कारण क्या है, अब भूमि ह्रास के उपाय क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए बच्चे लोग, अगले क्लास में हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कैसा संसाधन है। उसके बाद मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मृदा, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, खासकर मानव के जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे तो पृथ्वी, जितने भी पृथ्वी जगत पर जीव जंतु हैं सबके लिए एक आधारभूत संसाधन है। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास होगी मृदा, जो एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं कि मृदा क्या है, काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी के कार्य क्या है, काली मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, लेटराइट मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, ये सब सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टी के बारे में, तो हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे कि मिट्टी का उत्पादन आखिर कैसे होता है और किस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी पर से मिट्टी जो हमारी उर्वरकता था, जो मिट्टी में जैविक पदार्थ मिले हुए थे, उसकी भी कमी होते जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में जो फसल उत्पादन, जो भोज्य पदार्थ हम लोग करते हैं, उस भोज्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे संकट की ओर हम लोग जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम वनों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण हर एक साल बारिश जब होती है तो बहुत सारी मिट्टी कहाँ चल जाती है, समुद्र में चल जाती है। और जो मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन है। ये सब सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोग। तो पहले हम लोग समझेंगे मिट्टी होता क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं। चलिए बच्चे लोग, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिट्टी क्या है। अगर मैं आपको बता दूं कि मिट्टी कैसे बनाया जाता है तो आप चकित रह जाइएगा। जितना दुर्लभ इसकी बनाने की प्रक्रिया है, जितने कठिनाइयों से मिट्टी बनता है, आप लोग सोच के भी चकित रह जाइएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि जो मिट्टी हम लोग देख रहे हैं, इतना
जो एक प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति स्वयं प्रदान किया है, लेकिन जिस संसाधन पर हमारा क्या भोज पदार्थ टिका हुआ है, मानव पूरी तरीका से मिट्टी पर टिका हुआ है। मानव जो भी भोज पदार्थ करता है कहीं ना कहीं कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी से। अगर मैं बता दूं कि मिट्टी चट्टानों से बनाए जाते हैं, अब मिट्टी चट्टान से बनते हैं तो आप लोग चकित रह जाइएगा कि जो मिट्टी है वो चट्टान से कैसे बन सकता है। आज चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। क्या है, मिट्टी प्रकृति का द्वारा दिया हुआ एक उपहार है जो चट्टानों के टूटने फूटनों से बना है। मिट्टी क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो चट्टानों के टूटने फूटनों से क्या किया है, बना है। यह एक जैविक पदार्थ। अब देखिए, चट्टान टूटा फूटा तो मिट्टी का निर्माण तो हुआ, लेकिन उसमें जैविक पदार्थ का मिलना बहुत जरूरी है। तभी मिट्टी क्या होगा, उपजाऊ होगा। तभी उस मिट्टी में हम लोग फसल बो सकते हैं और उससे भोज्य पदार्थों की प्राप्ति किया जा सकता है। तो जो मिट्टी के जो निर्माण करने की प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है। मैं आप लोग को बता दूं कि मिट्टी के निर्माण करने में मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लमसम 500 से 1000 साल लग जाता है। आप ही लोग सोच के देखिएगा, यानी 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में जो प्रक्रिया है उसको बनने में कितना समय लग जाता है, लमसम 500 साल लग जाता है। तो जो प्रकृति हमें इतना आसानी तरीका से प्रदान कर दिया है मिट्टी, जिस पे हम लोग क्या भोज पदार्थ टिका हुआ है, उसका संरक्षण करना हमारा क्या कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि इसकी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है, लेकिन जब इसको खराब कर दिया जाए तो सेकेंडों में हम लोग मिट्टी को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम प्लास्टिक का यूज अधिक कर रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी का क्या हो रहा है, दूषित होते जा रहा है। और जो बनने की प्रक्रिया है, आप ही लोग सोचिएगा 1 सेंटीमीटर बनने में जो कम से कम लग जाता है 500 साल लग जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो इस मिट्टी जो संसाधन हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं यह एक आधारभूत संसाधन है। यानी हमारी जीवन जो है वह कहीं ना कहीं किस पे निर्भर है, मिट्टी पर निर्भर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है। एकदम शॉर्ट में बोलकर आप लोग इसका परिभाषा बता सकते हैं कि मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है। लेकिन जब एग्जाम में आए तो आपको लिखना होगा मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो चट्टानों के टूटने एवं फूटने से बना है, जिसमें जैविक पदार्थ भी मिला होता है और जलवायु समय का प्रभाव से भी बनता है। आगे मैं बताऊंगा कि मिट्टी के जो बनने की प्रक्रिया है वह कैसे कैसे धीरे धीरे मिट्टी बनती है। यह धरती पर वह परत होता है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और जिसमें पोषक तत्व, पानी और जीवाणु भी पाए जाते हैं। यानी जिस मिट्टी में हम लोग देखते हैं उस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ह्यूमस क्या है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी वह मिट्टी उतना ही उपजाऊ होगा, जिसमें ह्यूमस की मात्रा जितना कम होगा वह कम उपजाऊ होगा। तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी का आधारभूत संसाधन है जो मानव का जीवन तो आश्रित है ही, और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका जीवन भी आश्रित है। क्योंकि जब मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए मैंने एक लाइन इसमें जोड़ा था कि मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है। यानी हमारी जीवन जिस पर आश्रित है, जिस पर आधारित है, वैसा संसाधन क्या है, मिट्टी। सिर्फ ये सिलेबस ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमारे जीवन के लिए क्या है, एक आधारभूत संसाधन है। तो आप लोग को अब समझ में आया होगा कि मिट्टी को दूषित नहीं करना चाहिए, मिट्टी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। लेकिन मानव अपने क्या किया, पैसा कमाने के चक्कर में या अपने पॉकेट भरने के चक्कर में जिस प्रकार तेजी से वनों की कटाई करते जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कमी होते जा रहा है। आप लोग कहिएगा कि जब वन कट रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो मिट्टी की कमी कैसे हो रहा है। आपका क्वेश्चन होगा कि मैं बता दूं बच्चे लोग, जो मिट्टी जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को एक साथ जकड़ के रखने में एक बड़ा काम किया करता है। और जब बारिश आता है ना तो मिट्टी को बहने नहीं देता है। अब जब पेड़ की कटाई हम लोग कर देंगे तो जड़ें सूख जाएगी, जिसके कारण जब बारिश होगा तो मिट्टी बह के कहाँ, नदियों में चली जाएगी, नदियाँ फिर कहाँ चल जाएंगे, सागर में चले जाएंगे। फिर सागर में जाने के बाद मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हर एक साल कहीं ना कहीं मिट्टी क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। तो ये सभी उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार मिट्टी को बचाया जाए। इसीलिए देखिएगा कि पूरे विश्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी है तो हम लोग हैं, ऐसा मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग
नहीं रहेंगे। इसलिए जो प्रकृति हमें स्वयं इतना अच्छा चीज संसाधन प्राप्त किया है, उसका संरक्षण करना हमारा क्या बन जाता है, एक कर्तव्य बन जाता है। अब समझ में आया होगा कि मिट्टी क्या है। मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है बच्चे लोग, जिस पर हमारी जीवन क्या है, आश्रित है। हमारी नहीं, पूरी पृथ्वी जगत पर जितने जीव जंतु हैं सभी के जीवन क्या है, मिट्टी पर आश्रित है। इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से तो यह महत्वपूर्ण है ही, और हमारे जीवन के दृष्टिकोण से भी यह चीज महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी के बनने में कितना समय लगता है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लमसम कम से कम लगता है तो 500 बरस लग जाता है 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने एवं फूटने से बनता है। अब मैं आप लोग को कल्पना मात्र के द्वारा बताता हूँ। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो कहा जाता था कि, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इस पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। अभी भी क्या है, 71% जल है। तो भूमि हमारे पास कितने हैं, मात्र 29% है। इसी भूमि पर हम लोग क्या है, घर है, सड़क है, मंदिर है, मस्जिद है, और सारे नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, सारे चीजें किस पर है, इतने 29% पर। अब इसी 29% में हम लोग क्या है, मिट्टी है, जो हमारी फसलों को उत्पादन करता है, जो हमारे जीवन के तरीकों को सिखाता है जीने के लिए, है ना। पेड़ पौधे हैं जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब मैं बता दूं कि जब पृथ्वी की निर्माण हुआ था तो उस समय 29% भी भूमि नहीं थी, 100 के 100% क्या थे, जल थे। तो भूमि आया कैसे, जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या हुआ, हलचल हुआ, तो वहां से ज्वालामुखी फूटा, और ज्वालामुखी फूटने के कारण बहुत सारे पर्वत पठारों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसी प्रकार भूमि का भी निर्माण होते गया। वही चट्टान और जो पर्वत थे, पठार थे, दिनों दिन टूटते फूटते टूटते फूटते, रासायनिक अभिक्रिया होते गई, भौतिक अभिक्रिया होते गई, बायोलॉजिकल अभिक्रिया होते गई, और धीरे अभिक्रिया होते 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 जो चट्टान थे वो चट्टान धीरे 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 रूप से मिट्टी बनना शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं मिट्टी जो बना है, जिस मिट्टी पर हम लोग आश्रित हैं, वह मिट्टी का निर्माण किससे हुआ था, तो चट्टानों के टूटने एवं फूटने से हुआ था। यानी चट्टान ही मिट्टी है। यानी चट्टान के जब टूट गया तो बहुत महीन प्रक्रिया, बहुत महीन जब हो गया चट्टान टूट टूट कर, तो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। क्या बन गया, मिट्टी बन गया। आपके बुक में एक चीज दिया हुआ है कि जो चट्टानें होती है, चट्टानों के भागों में बांटा गया। एक होता अपरत, बपरत और सपरत। क्या होता है, अपरत, बपरत, सपरत और दपरत। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 10 के बुक में दिया हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यानी जो पृथ्वी पर जो मिट्टी की परतें होती है वो अपरत होती है, बपरत होती है, सपरत होती है और दपरत होती है। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे अपरत कहते हैं। ये हवा के साथ भी उड़ जाती है, ये जल आती है तभी यहाँ से वहाँ हस्तांतरित हो जाती है। लेकिन ये परत में पेड़ पौधे उगाए नहीं जाते हैं। हाँ, जैविक पदार्थ इसमें जीवित रहते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो जीवाणु कीटाणु विषाणु रहते हैं, इस परत में जीवित रहते हैं। इन जब हम पेड़ रोपते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि धान की जब बुआई होती है तो हम लोग धान कैसे रोपते हैं, धान को इस तरह पकड़ लेते हैं और थोड़ा अंदर कर देते हैं। किधर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं, ताकि वो कहाँ चल जाए, ब परत में चल जाए। यही मेन मिट्टी होता है, यहीं पर पेड़ पौधे उगा करते हैं। उसके बाद जो सपरत होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं। क्या होते हैं, नीचे होते हैं। जो यहाँ अगर सपरत में हम लोग चल जाएंगे तो मिट्टी के मोटे मोटे कण मिलेंगे आपको वहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि मिट्टी कहीं ना कहीं कणों से, यानी चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त हुआ। जब सपरत में हम लोग जाएंगे तो छोटा छोटा कण मिलना शुरू करेगा। मिट्टी को जब ऐसे करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, कण मिलेगा, या बड़ा बड़ा कण मिलेगा। ऐसा नहीं तो आप लोग जो बोरिंग करते चापाकल का, आप लोग देखे होंगे, जब शुरुआत में आया होगा तो खाली मिट्टी आएगा, जब जब कुछ दूर अंदर चल जाएगा तो फिर कंकड़ ये सब आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आएगा तो यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाएगा। जब हम द परत में चल जाएंगे, रॉक में, यानी कहाँ चल जाएंगे, पत्थरों पर चल जाएंगे, तो मिस्त्री कह देगा कि अब इसके नीचे नहीं जा सकते हैं। क्या मिल गया, पत्थर मिल गया। यानी शुरुआत में क्या हुआ होगा, यही पत्थर से मिल के क्या बना था, मिट्टी बना था। यही पत्थर जब क्या हुआ, बड़ा बड़ा पत्थर थे, यहाँ पे क्या थे, बड़ा बड़ा पत्थर थे। इस पत्थर जब टूटे तो यहाँ पर छोटे 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 कणों के रूप में टूटते गए। यहाँ पर और छोटे 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 कण हो गए। जब यहाँ पर आया तो पूरी तरीका से क्या बन गया, मिट्टी बन गया। तो मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया भी यही है, इसी तरह से है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो काली मिट्टी है किस चट्टान के टूटने फूटने से बना है, लेटराइट मिट्टी किस चट्टान के टूटने फूटने से बना है। यानी मिट्टी कहीं ना कहीं किससे बना था, चट्टानों के टूटने फूटने से बना था। तो आप ही लोग सोचिएगा इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा। एक चट्टान अपने छत के ऊपर रख दीजिए, अब देखिए कि कितना सालों में चट्टान टूट फूट के मिट्टी बन जाता है। तो पता चला आप भी टपक गए, आपका बेटवा भी टपक गया,
आपका बेटवा के बेटवा भी, आपका पोतवा भी क्या हो गया, टपक गया, आपका पोतवा के पोतवा भी क्या हुआ, टपक गया, तब जाके क्या बना होगा, मिट्टी बना होगा। तो मिट्टी जो बनाने की प्रक्रिया थी, प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन प्रकृति हमें क्या दिया है, फ्री में हमको प्रदान किया है। तो इसका हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इस मिट्टी को हम लोग बचा के रखें, किस लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि उन लोग भी मिट्टी के बारे में जाने और मिट्टी से जो पोषक पदार्थ है वो भी प्राप्त करें, जाने नहीं वो भी, ताकि जीवित रह सके पृथ्वी पर। इसके लिए मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मिट्टी क्या है, मिट्टी हमारे जीवन में क्या क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बाद मिट्टी किस प्रकार से बनता है, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनता है। चलिए बच्चे लोग यहाँ तक समझ में आया हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आते हैं कि रूस के एक वैज्ञानिक थे डेकुचेव, कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूस के वैज्ञानिक डेकुचेव ने मिट्टी उत्पादन के 5 कारण बताए। उन्होंने बताया कि जो मिट्टी आज हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी पर, उसके कहीं ना कहीं 5 कारण थे। कितने कारण थे, 5 कारण थे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूस के वैज्ञानिक डेकुचेव ने मिट्टी के उत्पादन के कितने कारण बताए थे, तो 5 कारण बताए थे। पहला उन्होंने बताया स्थानीय जलवायु। क्या बताया, स्थानीय जलवायु, कि यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ वर्षा किस मात्रा में हो रहा है। अगर वर्षा अधिक मात्रा में हो रहा है तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, अगर वर्षा कम मात्रा में हो रही है तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, अलग होगी। यानी स्थानीय जलवायु मिट्टी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए जब हम मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे तो जो मलाबार तट है, केरल के मलाबार तट है, वहाँ बारिश अधिक हो जाने के कारण वहाँ की मिट्टी अलग होगी। जो यहाँ पर पांडुचेरी है मेघालय की, वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की मिट्टी अलग हो जाएगी। जो राजस्थान है वहाँ वर्षा कम होने के कारण वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं डेकुचेव का कहना ही कथन इनका क्या था, सही था कि स्थानीय जलवायु मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। रूस के वैज्ञानिक डेकुचेव ने क्या बताया कि मिट्टी के उत्पादन के कितने कारण है, 5 कारण है। पहला क्या बताया बच्चे लोग, स्थानीय जलवायु, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ वर्षा किस मात्रा में हो रही है, ये भी निर्भर करेगा। अन्य स्थानीय जलवायु आद हो गया होगा, आशा करता हूँ कि पहला कारण क्या बताया, स्थानीय जलवायु। और दूसरा बताया जनक चट्टानें, कि वहाँ की चट्टान कैसी है। इसलिए जब मैं बताऊंगा आगे चलकर कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है, तो बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से हुआ। आगे चलकर मैं बताऊंगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता, पहला जो कारण था स्थानीय जलवायु था, और दूसरा कि वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही है। जैसे झारखंड में जो छोटा नागपुर की चट्टान पठार है, उस चट्टान के टूटने फिटने से जो मिट्टी बना है वहाँ अलग तरीका का मिट्टी बन गया। जो गुजरात के भाग है वहाँ बेसाल चट्टान पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी मिलेगा अलग मिलेगा। जो हमारे दक्षिण भारत है वहाँ की चट्टानें अलग थी, इसीलिए अलग प्रकार की मिट्टी पाया जाएगा। यानी मिट्टी के निर्माण में क्या आएगा, पहला तो स्थानीय जलवायु आएगा, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, जनक चट्टानें एवं खनिज कण। एक तो जनक चट्टान, और खनिज कण क्या होगा कि उस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है, आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा हो गया। उसके बाद तत्वों की मात्रा कितना अधिक है, किस तत्व की मात्रा कितना अधिक है। उसके बाद तीसरा है वनस्पति एवं जैविक पदार्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जिस चट्टान, जहाँ चट्टान टूट फूट रहा है, जहाँ मिट्टी का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ पाई जा रही है, यानी वहाँ पर पेड़ पौधे हैं या नहीं। अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। यानी वनस्पतियों एवं जैविक पदार्थ का मिलना मिट्टी में बहुत जरूरी है। मिट्टी में इसी, जब तक उपजाऊ नहीं होगा, जब तक मिट्टी में क्या नहीं मिलेगा, वनस्पति एवं जैविक पदार्थ नहीं मिलेगा। यानी मैंने 3 कारणों को डिस्कस किया, पहला स्थानीय जलवायु, दूसरा जनक चट्टान एवं खनिज कण, तीसरा वनस्पति एवं जैविक पदार्थ। क्या बताए थे, 5 कारण बताए थे। चौथा कारण था भू आकृति एवं ऊंचाई, वहाँ की आकृति कैसी है, वहाँ की ऊंचाई कितनी है। जैसे जो हिमालय पे मिलने वाली मिट्टियाँ है वो अलग होगी। उन हिमालय पे तो छोड़िए, अगर हम चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे, इस तरफ चल जाएंगे हिमालय से सटे हुए राज्यों के पास, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होंगी क्या होगी, अलग होगी। जब मैदानी भागों में आएंगे, जैसे बिहार में आएंगे, यूपी में आएंगे, पंजाब में आएंगे, तो वहाँ की मिट्टियाँ क्या होगी, कुछ अलग होगी। यानी भू आकृति ऊंचाई भी मिट्टी बनने में एक कारण बन जाता है। और 5वां कारण है सबसे महत्वपूर्ण, समय।
सबसे महत्वपूर्ण क्या? समय, क्योंकि मिट्टी को बनने में बहुत अधिक समय लगता है। तो देखुचेब ने मिट्टी के उत्पादन के कितने कारण बताए थे? 5 कारण बताए थे। पहला स्थानीय जलवायु, दूसरा क्या बचे लोग? जनक चट्टान एवं खनिज कण, तीसरा वहाँ की वनस्पतियां एवं जैविक पदार्थ, चौथा भू आकृति एवं ऊंचाई, और पांचवा क्या? समय। 5 कारणों से किसका निर्माण हुआ है? मिट्टी का निर्माण हुआ है। मैंने एक बार देखा था यहाँ पे कि बीपीएससी है ना, टीचर वाले जो बीपीएससी एग्जाम लिया था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आप लोगों को लेना ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 के एग्जाम में कि जो मिट्टी के उत्पादन के कारणों को लिखे, तो ये 5 कारण आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आया होगा? अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। जो मिट्टी बना है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक बनावट होती है, दूसरा रासायनिक बनावट होती है। एक तो फिजिकल होता है और दूसरा क्या होता है? रासायनिक बनावट होता है। एक भौतिक बनावट, दूसरा रासायनिक बनावट। अगर पूछा जाए कि बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक बनावट और रासायनिक बनावट। क्या बच्चे लोग? भौतिक बनावट और रासायनिक बनावट, भौतिक और रासायनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, बलुआई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। क्या बच्चे लोग? भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, बलुआई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। याद करना बहुत ही आसान है, कल हमारे साथ बने रहिए। चलिए, बलुआई मिट्टी किसे कहते हैं? वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा क्या होती है? अधिक, और कीचड़, कीचड़ यानी पंख, पंख मतलब होता है कि जो महीन मात्रा होता है उसका जो महीन भाग होता है वो बहुत कम होती है, वैसी मिट्टी को बलुआई मिट्टी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि बलुआई मिट्टी क्या है, तो आप लोग लिखिएगा वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक और पंख, पंख यानी कीचड़ की मात्रा कम हो, ऐसी मिट्टी को बलुआई मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी फसल के लिए उपयोगी नहीं होता, यह पानी को अधिक सोखता है, इसीलिए इसमें अधिक फसल भी नहीं उगाई जाते हैं। यानी पूछा जाएगा कि बलुआई मिट्टी क्या है, तो क्या जवाब देंगे? वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक और पंख यानी कीचड़ की मात्रा कम हो, उसे बलुआई मिट्टी कहते हैं। इसमें 2 फैक्ट भी लिखेंगे, यह पानी को अधिक सोखती है तथा फसल के लिए उपयोगी नहीं होता है। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आया होगा कि बलुआई मिट्टी क्या? समझ में आया होगा कि बलुआई मिट्टी क्या है। भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी को मैंने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला बलुआई मिट्टी हम लोग समझ चुके हैं, दूसरा क्या है? चिकनी मिट्टी, है ना। इसी का विपरीत क्या होगा? चिकनी मिट्टी, जिसमें मिट्टी की मात्रा क्या होगा? जिसमें बालू की मात्रा बहुत कम होगा और पंख यानी कीचड़ की मात्रा क्या होगा? बहुत अधिक होगा, ऐसे मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहते हैं। ये भी फसल के लिए उपयोगी अधिक नहीं होता है, ये पानी को बहुत कम सोखता है। देखिए होंगे आप लोग कि जब बरसात होता है ना, बारिश जब होता है, तो जो जो मिट्टी होता है, तो मिट्टी के ऊपरी भाग पूरी तरीका से चिकनी मिट्टी हो जाता है, इतना चिकना हो जाता है कि हम लोग पैर रखेंगे तो ससर जाएंगे, है ना। तो उस मिट्टी में देखिएगा जब पानी आप लोग गिराइएगा तो पानी को सोखेगा नहीं, तुरंत पानी नीचे ढुलक जाएगा। तो ऐसे मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहते हैं। जब हम लोग देखे होंगे चिकनी मिट्टी आंगन उंगन में देखे होंगे, जब शुरुआत में सबका घरों का आंगन हुआ करता था वो मिट्टी का हुआ करता था, तो उसमें देखना कि जब अधिक बारिश होती थी ना, तो वहां पर बहुत पैर फिसलता था, क्योंकि वो मिट्टी किस तरह के हो जाते थे? चिकनी मिट्टी हो जाते थे। यानी वैसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, इन पंख यानी कीचड़ की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। वैसी मिट्टी को क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह भी फसल के लिए उपयोगी नहीं होता और इसमें पानी बहुत कम सोखती है, पानी बहुत कम सोखती है। अब जो लास्ट मिट्टी बच गया है, दोमट मिट्टी। क्या बच गया? दोमट मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा और पंख यानी कीचड़ की मात्रा दोनों क्या हो? बराबर हो, ऐसी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। यह फसल के लिए उपयोगी होता है। इसी को जलोढ़ मिट्टी इसी के अंतर्गत आते हैं। और जिस मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसका भाग है? दोमट मिट्टी के। आगे चलकर मैं बताऊंगा जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है, खादर भी कहा जाता है, ये सब आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलुआई मिट्टी, दूसरा क्या होता है? चिकनी मिट्टी,
और तीसरा क्या क्या मैंने बताया था, दोमट मिट्टी। बलुआई मिट्टी किसे कहते हैं, वैसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक और पंख यानी कीचड़ की मात्रा कम हो, उसे बलुआई मिट्टी कहते हैं। इसमें फसल का उपयोग नहीं, फसल नहीं उगाई जाती है, यह पानी को अधिक सोखता है। और दूसरा बताया था क्या, चिकनी मिट्टी, जिसमें बालू की मात्रा कम आम पंख यानी कीचड़ की मात्रा अधिक हो, इसे क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह पानी को बहुत कम सोखती है तथा फसल के लिए उपयोगी नहीं होता है। फिर लास्ट में मैंने बताया दोमट मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा और कीचड़ की मात्रा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। यह फसल के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। जलोढ़ मिट्टी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है और किस प्रकार जलोढ़ मिट्टी में फसल उगाई जाती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसी को खादर एवं बागर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगर एग्जाम में आ गया कि भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन तो एग्जाम में बनाए जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, दोनों जो क्वेश्चन बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अम्लीय मिट्टी और दूसरा क्षारीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो, क्या हो, पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो, उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। जब अम्लीय मिट्टी हो जाती है तो उस मिट्टी में फसल नहीं उगा सकते हम लोग, तो वैज्ञानिकों के द्वारा एक उपाय ढूंढा जाता है। कहा जाता है अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, क्या अम्लीय, ये वाला जो स्लाइड है इसको आज जरूर कर लीजिएगा, कि अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। जब उस मिट्टी में चूना पत्थर का छिड़काव किया जाता है तो मिट्टी क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। वो मिट्टी क्या हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। यानी अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता किसके द्वारा दूर किया जाता है, चूना पत्थर के द्वारा दूर किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता कैसे दूर की जाती है, चूना पत्थर मिलाकर। अब आते हैं क्षारीय मिट्टी। वैसा मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अगर क्षारीय भी मिट्टी अधिक हो गया तो फिर भी फसल नहीं उगा सकते हैं। यानी अम्लीय हो जाए तभी फसल नहीं उगा सकते, क्षारीय हो जाए तभी फसल नहीं उगा सकते हैं। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। अब जब अधिक क्षारीय हो जाए तभी फसल नहीं हो सकता, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्षारीय मिट्टी की जो क्षारीयता है उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। एक तो अम्लीय मिट्टी की अम्लता कैसे दूर करेंगे, चूना पत्थर को मिलाकर। दूसरा क्षारीय मिट्टी की जो क्षारीयता होता है उसको कैसे दूर करेंगे, जिप्सम को मिलाकर। किसको मिलाकर, जिप्सम को मिलाकर। मिट्टी को मैंने दो भागों में बांटा था, एक भौतिक बनावट, एक रासायनिक बनावट। भौतिक बनावट के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे ना हम लोगों ने, है ना। पहला बालुआई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। फिर रासायनिक बनावट के आधार पर भी मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, पहला अम्लीय मिट्टी, दूसरा क्षारीय मिट्टी। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग कि उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ मिट्टी का उत्पादन होता है उसके आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। जहाँ मिट्टी का निर्माण होता है, अब जैसे आप लोग कहिएगा कि जहाँ पर्वत पठार नहीं है वहाँ मिट्टी कहाँ से आया, ये क्वेश्चन तो हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि पर्वतों के टूटने फूटने से धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो गया, तो ये तो चलिए बात तो सत्य है, यह बात सही है कि पर्वतों के टूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बना होगा। लेकिन जहाँ पर्वत पठार नहीं है वहाँ मिट्टी कहाँ से आया, वहाँ तो पर्वत पठार यहाँ है ही नहीं था, तो वहाँ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं उसी के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थानबद्ध मिट्टी, क्या, स्थानबद्ध मिट्टी एवं अवशिष्ट मिट्टी। जहाँ मिट्टी का निर्माण होता है और वहीं रह जाता है तो वैसे मिट्टी को स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जो मूल चट्टानों के टूटने फूटने से बना और वही मिट्टी का रह गया तो वैसी मिट्टी को क्या कहेंगे, स्थानबद्ध मिट्टी कहेंगे एवं अवशिष्ट मिट्टी कहेंगे। मूल चट्टानों के फूटने और टूटने से बने मिट्टी को स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे मैं आप लोग बता दूं, जैसे ये पर्वत है, बहुत बड़ा पठार है, ये धीरे धीरे क्या होगा, जब बारिश होगी धूप पड़ेगा तो पर्वत जो पठार जो चट्टान है हल्का सा दरार आएगा, क्या आएगा, हल्का सा दरार आएगा। और बहुत सालों तक ये दरार धीरे 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 बड़ा हो जाएंगे और दरार ये दूसरे से अलग हो जाएंगे, टूट के फिर नीचे आ जाएंगे ढलक कर।
इसी प्रकार पर्वतों से धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया होते रहती है और पर्वतों से चट्टान टूट टूट कर सीधे भूमि के तरफ लुढ़कते रहते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में। फिर नीचे आने पर वो भी इसी प्रक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है, टूटते रहता है, फिर भी ऐसे टूटते रहता है, फिर ऐसे टूटते रहता है, फिर ऐसे इसी प्रकार टूटने फूटने से हजारों साल लग जाते हैं और उसके बाद वो चट्टान मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। चलो ये तो बात सही है, इस मिट्टी का निर्माण यहाँ हुआ, लेकिन एक होता है वाहित मिट्टी। अब क्या होता है वाहित मिट्टी? अब हुआ क्या वाहित मिट्टी क्या होता है कि वैसा मिट्टी, देखिए जब नदी या हिमाद्री के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो ऐसे मिट्टी को क्या कहते हैं? वाहित मिट्टी कहते हैं। अब क्या हुआ, ये मिट्टी यहाँ पर बन गया, अब बारिश के समय यहाँ से बारिश हुआ तो ये कहीं ना कहीं बारिश हुआ थी, मिट्टी यहाँ से दहा के यानी यहाँ से बह कर क्या हुआ, नदियों में जाके मिल गया और नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। अब बाढ़ आती है तो देखना कि नई परत आती है, मिट्टी की नई परतें आती है, क्योंकि बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाता, बाढ़ अपने साथ मिट्टी भी लाती है। क्या लाती है? मिट्टी भी लाती है। वहां पर मैं बताऊंगा कि जल द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, समझाया? वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग समझिए कि एक तो स्थानवद एवं अवशिष्ट मिट्टी होती है, जहाँ मूल चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है वहीं पर अस्थिर हो जाती है, वैसी मिट्टी को स्थानवद मिट्टी कहते हैं। वाहिद मिट्टी किसे कहते हैं? जब नदी हिमाद्री द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है तो ऐसी मिट्टी को वाहिद मिट्टी कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भारत के मैदानी क्षेत्र है वो जो मिट्टी है, कहीं ना कहीं मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ और उसके बाद भारत के मैदानी क्षेत्रों में नदियां आके मिट्टी को क्या किया, बिछा दिया। जैसे गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उस मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ था और उसके बाद नदियां गंगा नदी लाकर क्या किया, मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दिया, तो फिर वहां पर फसल बहुत अच्छी उगाई जाती है। चलिए बच्चे लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आता है नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हवा द्वारा लाई गई मिट्टी को लायोस मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायोस मिट्टी कहते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो क्या होता है स्थानवद मिट्टी, जिस मिट्टी का निर्माण मूल चट्टानों के टूटने फूटने से बना और वहीं रह गया, ऐसी मिट्टी को स्थानवद मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी किसे कहते हैं? जब नदी या हिमाद्री के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है, वैसे मिट्टी को वाहित मिट्टी कहते हैं। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और हवा द्वारा लाई गई मिट्टी को लायोस मिट्टी कहते हैं। हवा द्वारा लाई गई मिट्टी को लायोस मिट्टी कहते हैं। बच्चे लोग आगे के अगला जो क्लास होगा वो 5 नंबर के क्वेश्चन के क्लास होगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि मिट्टी के प्रकार, कि भारत के जो वैज्ञानिक है, जो भारत के भौगोलिक करता है, वो मिट्टी को 8 भागों में बांटा। जलोढ़ मिट्टी क्या है उसमें पढ़ेंगे, काली मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है ना, मरुस्थलीय मिट्टी क्या है, पर्वतीय मिट्टी क्या है। जो अगला क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, आपको याद भी हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर चैनल को आपको पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चे लोग।